Hello, this is Pooja Sharma and I welcome all of you in our world of imagination. आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इट कुड बी लाइफ चेंजिंग। ये लाइफ चेंजिंग सेशन भी हो सकता है फॉर दोज हु फेस डिफिकल्टी इन लर्निंग एनी लैंग्वेज। आज एक माइंड का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे बिफोर स्टार्टिंग आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट मी चेक माइक इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। हाँ, नाउ ये हाँ बहुत ही चैलेंजिंग माना जाता है बिकॉज देर इज ए टू मच वेरिएशन सेंटेंस बाय सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द or sense of the sentence. It varies in many places and endless prepositions are standing in front of you and it become a very giant like structure or giant like words for you which create hindrance to understand the English language and use of correct preposition. ये आपके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस की तरह मत से giant like आपको लगता है और आपको समझ में नहीं आता है कि इसको कहाँ पर किस तरह से क्यों अप्लाई करेंगे। अभी जितना टफ लगता है उतना ही इस सेशन के बाद आपको ब्यूटीफुल लगेगा और एक लैंग्वेज का एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम माइंड के बारे में इससे एसोसिएटेड एक बात कर लेते हैं। हमें क्या लगता है यूजुअली अभी तक जो भी हम लोगों ने क्लासेस ली है उसमें लैंग्वेज के बारे में ये बात बोली थी कि लैंग्वेज का दो मेजर पर्पस होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लैंग्वेज। दुनिया में किसी भी लैंग्वेज का दो मेजर पर्पस होता है। द वेरी फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, जो कि हर एक फॉर सर्वाइवल इट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर डेली लाइफ, फॉर वर्क्स ऑफ डेली लाइफ इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरा है ऑर्नामेंटेशन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि हम इंसान बहुत ही सादी बातें, सीधे सीधी बातें पसंद नहीं करते, उसे खूबसूरती चाहिए होती है, चाहे वो नेचर में हो, इंसानों में हो। अलग अलग जगह हम क्यों घूमने जाते हैं, हम अपने घर में भी अच्छे से रह सकते हैं। इवन दो वी आर गोइंग सच अ प्लेसेस, वी आर गोइंग फॉर एडवेंचरस ट्रिप, क्यों जाते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और तो ये रहा हमारा पर्पस। लेकिन आज एक और डीपर लेवल को टच करेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे। क्या लैंग्वेज सिर्फ इतना ही काम करती है कि मैं जिस शब्द बोल रही हूँ वो आपके कान में गिरे और आपने समझ लिया? ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है हम शब्द को सीख लेंगे, रट लेंगे तो हमें आ जाएगा। इन रियलिटी पहले माइंड को समझिए, जहाँ पर मेजरली हमें कभी ट्रेन नहीं किया जाता इन एनी स्कूल एंड एनी वे, इन एनी इंस्टीट्यूशन। आप डायरेक्टली जाते हो और आपको सर्व कर दिया जाता है आपका टॉपिक। ये आपका खूबसूरत सा फेस है। इस फेस में सबसे ऊपर जो हमें भगवान ने नवाजा है वो रहा हमारा ह्यूमन ब्रेन। इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर आप इमेजिन करिए कि एक इंसान बैठा हुआ है, हु इज एक इंसान, कलेक्ट सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? एक इंसान बैठा, सॉरी, इसमें एक इंसान ऐसा बैठा हुआ है आलथी पालथी मार के, जो मेडिटेटिव स्टेट में है। इमेजिन करते चलिएगा, जो मेडिटेटिव स्टेट में है ये बंदा, ये जो इंसान है वो डायरेक्टली किसी बात को नहीं देख सकता, समझना नहीं, देख नहीं सकता, इसकी अपनी आंखें नहीं होती हैं, बट ये दिमाग के अंदर बैठा हुआ है तो इसलिए वो किसी चीज को देख भी नहीं सकता। सब कुछ अंदर ब्लैक है और इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैक होल फॉर दैट पर्सन। इमेजिन किया, इस इंसान को हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो चाहे आंख के थ्रू देंगे, जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं, आंख के थ्रू, स्मेल के थ्रू, ईयर के थ्रू और टच के थ्रू, जितने भी चेक कर, जितनी भी तरह से ये 5 सेंसेस से हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे, तो बड़ी खूबसूरत सी बात है कि चाहे जो भी इंफॉर्मेशन दे, ये हर इंफॉर्मेशन को, चूंकि उसके पास खुद की आंख नहीं है, इसलिए ये 5 सेंसेस का यूज करता है जो कि आउटर है। ये सारी चीजें हमारी आउटर स्किन से एसोसिएटेड है, कुछ इंटरनल भी है, लेकिन जो बाहर, जो 5 ऑर्गन्स है जो बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं आउटर वर्ल्ड से, ये वही 5 सेंस है। गॉट दिस पॉइंट? ये जाके अंदर इस इंसान को जो
इंफॉर्मेशन देते हैं, वो रियलिटी ये है कि सब चीज़ें इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये बड़ा ही व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, इट सीम्स वेरी वियर्ड। जब मैं इस चीज़ के बारे में एक बार बैठ के सोच रही थी कि आखिर हम चीज़ें समझते कैसे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। जो देखा हमने वो तो उसने कलरफुल इमेज उसने पहुँचा दी। फिर उसके बाद हम जिस तरह से रह रहे रहना-सहना वो सब चीज़ें अलग बात है। अभी हम सेंसर्स की बात कर रहे हैं। मजे की बात ये है कि ऑडिटरी इमेज जो हम सुन भी रहे हैं ना, वो डायरेक्ट जाके किसी आवाज से एसोसिएटेड नहीं है। रादर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इमेज के फॉर्म में हमारे दिमाग में इस इंसान के तक पहुंचती है। वो उसको समझ तभी पाएगा जब वो इमेज में कन्वर्ट होगा। ब्लाइंड लोगों का केस अलग होता है, उनका समझना अलग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक मी एंड यू हु कैन सी, जो देख सकते हैं। और मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ब्लाइंड लोग किस तरह से समझते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द वी आर वी दोस्त ह्यूमन बीइंग हु हैव आइज। तो जो जिसने एक्सपीरियंस किया है, सीन्स देखे हैं दुनिया में, उनकी बात कर रही हूँ। तो उसने फिर इमेज में कन्वर्ट किया। इसका फाइनेस्ट एग्जांपल मैंने कई बार दिया है कि राज मूवी जो थी, अगर आपके पास एक शोर, एक उस टाइप की आवाज आती है, तो सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करते हो। अचानक से आप किसी सुनसान जगह पे इमेजिन, सुनते चाहिए मेरी बात को और आप समझिए कि आपका ब्रेन किस तरह से समझ रहा है। व्हेन यू आर वॉकिंग फ्रॉम अ स्ट्रीट एंड यू हर्ड अ साउंड, क्या आपके दिमाग में वो साउंड का कोई सेंस बना? रादर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन योर माइंड, इट एग्जैक्टली स्टार्टेड टू क्रिएट इमेज। क्या हो सकता है? सबसे पहले बात आपके दिमाग में यही आएगी। आप रात में घर में अकेले हो और ऑल ऑफ सडन कोई आवाज आती है, तो सबसे पहले आपको लगेगा कहीं कोई घुस तो नहीं आया, कहीं मैंने कुछ खुला तो नहीं छोड़ दिया। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आप तुरंत ही पहले इमेजिन करना शुरू करोगे कहीं कोई आए ना, मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, कोई इंसान होगा तो कैसा होगा, चोर होगा तो क्या होगा, क्या करेगा। सबसे पहले ये उस आवाज को कन्वर्ट करता है और अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन से एक आइडिया निकालने की कोशिश करता है कि इस आवाज का मतलब क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पढ़ाई में, किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, थ्रू आउट योर लाइफ, नॉट ओनली एसोसिएटेड विद स्टडी, बल्कि लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आपको ये चीज बहुत काम आएगी कि माइंड सिर्फ बेसिकली इमेज के फॉर्म में समझता है। इवन द टच, ऑल ऑफ सडन आपके अ, मुझे एक अभी इंसिडेंट याद आ गया जैसे बोलते बोलते मेरे, आई वॉज वियर रिस्पेक्ट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। तो मेरी फ्रेंड आई बैक साइड से, उसने मुझे यहाँ से ऐसे शी ट्राई टू क्लोज माई आईज और उसने क्लोज करने की कोशिश की। एंड आई वो एट दैट टाइम आई हैड अ रिस्पेक्ट। तो उसके सिवा उसने फिर पहले आंखें पकड़ी, फिर उसके बाद आंख के अंदर, चश्मे के अंदर उंगली डाल के शी ट्राई टू कवर माई आईज। थोड़ा सा फनी मोमेंट था। बट कभी आप लोगों ने, ऑलमोस्ट हर किसी ने अपने लाइफ में ये वाला गेम खेला ही होता है जिसमें कोई आपकी आंखें बंद करके पूछता है पहचान कौन। पहचान कौन क्या है? जैसे ही somebody touches you, your mind start finding the image your mem from your memory, जो उस टच से आपको रिकॉल करा सके कि आपके पीछे कौन है। वो बोल भी नहीं रहा है, कोई और भी बोल रहा है, इवन दो विद द टच आपके दिमाग में पहले वो मेमोरी ही कलेक्ट करेगा कि कौन हो सकता है। तो माइंड का नेचर क्या होता है, इन शॉर्ट जितने भी सेंसेस से लेता है, टच कर, जैसे ही आपने मुंह में कुछ डाला तो आपको कहते नहीं इसका टेस्ट पिज्जा की तरह लग रहा है, इसका इसमें मैगी मसाला पड़ा हुआ है क्या, तो कैसे ही खाते ही पता चल जाता है। खाने के बाद तुरंत ही वो जो टेस्ट होता है वो एग्जैक्टली उसमें नहीं, बल्कि जो आपने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किया है, देखा हुआ है, मसाले देखे हुए हैं, अलॉन्ग विद द टेस्ट, उसके साथ जो उसका टच है, उससे आप पहचान जाते हो कि एग्जैक्टली वो क्या है। आपके दिमाग में इमेज आती है इंस्टीड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेंसेस है, वो अलग अलग फीलिंग नहीं जनरेट करते हैं या उनका अलग काम नहीं होता। रादर वो जिस मीडियम से आप पहुंचाओगे वो जाकर यहाँ पर इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कुछ सूंघोगे भी तो तुरंत ही सूंघोगे, अब अजीब सी स्मेल आ रही है तो कहोगे चूहा लग रहा है मरा हुआ। कभी आपने एक्सपीरियंस किया था और देखा होगा चूहा मरा हुआ, फिर लगता है कि कहीं कीड़े ना हो गए होंगे, ऐसा ना हो गया होगा, वैसा ना हो गया होगा। तो एवरीथिंग इन योर माइंड इज कन्वर्टेड, यो द इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ coming from outer world to your mind in through your senses. This is converted into a form of image. All these images are converted into a form of image.
ऑल इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म ऑफ इमेज। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इतना बड़ा ब्यौरा देने का जरूरत इसलिए थी कि आपका ग्रामर का देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाए। पहले हमने कन्वर्सेशन ऑर्नामेंटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर ली थी, या किसी भी लैंग्वेज के तो पर्पस के बारे में बात कर ली थी। अब समझिए लैंग्वेज का डीपेस्ट पर्पस क्या है, कि जो वर्ड पिरोए गए हैं वो लॉजिकली सेट किए गए हैं। दुनिया में जिसने भी ग्रामर क्रिएट किया था उसका पर्पस ही यही था कि हम कुछ वर्ड्स को सिंबल दे दें और सिंबल को इस तरह से पिरोएं ताकि एग्जैक्टली वही मैसेज कन्वे हो सके जो वो चाहता है। अब हमें लगता है कि हम वर्ड सुनते हैं, लैंग्वेज सुनते हैं, रादर अगर हमारे साथ किसी भी लैंग्वेज को समझने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो इंसान फेस करता है वो ये है कि वो इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, बिकॉज न्यू वर्ड्स we are unable to convert those new words which is fall on our ear, we are unable to convert into an image, and this is the reason English or any other language seems tough to us। क्योंकि जो शब्द आ रहे हैं आवाज उसमें भी है, मीनिंग उसका भी है, सिंबल वो भी है, लेकिन उसको हमने कभी इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया ही नहीं है, इसलिए हमारा ब्रेन शट हो जाता है द मोमेंट somebody से स्टार्ट स्पीकिंग अदर लैंग्वेज। जैसे ही कोई इंसान दूसरी लैंग्वेज बोलना शुरू करता है द वेरी मोमेंट हमारा दिमाग शट हो जाता है। देखते कुछ समय के लिए लगता है ब्लैंक हो गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका हम यूज करेंगे। इतनी चीजें आज के टॉपिक में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है, लेकिन लगता भी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि हमें कभी भी इस तरह से पढ़ाया नहीं गया। अब समझ में आपका कि पर्पस ऑफ लैंग्वेज क्या है, कि ऑर्गेनाइज करना वर्ड्स को इस तरीके से कि वो आपके दिमाग में एक तो ऑर्डर में हो और आपके दिमाग में वो केपेबल हो करेक्ट इमेज बनाने की। व्हाट दिस पॉइंट। अब इससे जब आपको मैं बोलूंगी कि इन और इनटू में क्या अंतर है तब समझोगे आप प्रीपोजिशन का क्या मतलब है। वन ऑफ द वर्स्ट thing I found in our grammatical structure, that is before talking about any rule they give us a definition which is almost everywhere they are incomplete in themselves। हमें कोई भी रूल बताने के लिए, सो कॉल्ड रूल बताने के लिए, रूल मैंने कहा था आपको रूल की तरह नहीं बस पॉइंट्स रखा करिए दिमाग में। जैसे ही रूल आता है वो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है। उसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे, वो एक और एस्पेक्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का, उसको हम उधर बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं जिसके बारे में, अभी क्या बात करती मैं, देखिए मैं ही मेरे दिमाग से उड़ गया। I was talking about the image of, देखिए मेरा दिमाग इधर कहीं गया और मैं भूल गया मैं क्या बोल रही थी। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं जिसके बारे में हमें आज के प्रीपोजिशन के बारे में बात करनी थी। सो हम बात कर रहे थे कि प्रीपोजिशन का जो रोल होता है, हाँ डेफिनेशन की, यस रिमेम्बर, जो डेफिनेशन जो दी जाती है हमारे बुक्स में किसी भी रूल्स के बारे में बात करते समय वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। और इसका रीज़न ये है कि जब कभी भी इस तरह की डेफिनेशन होती है वो हमें आइडिया क्लियर ही नहीं कर पाता है कि एग्जैक्टली वो टॉपिक है क्या। जैसे प्रेपोजिशन के बारे में एक यूजुअली डेफिनेशन दी जाती है, अ वर्ड विच इज कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, और इसकी जगह पर ये भी होता है कि अ वर्ड विच इज फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन एंड टेल्स द रिलेशन ऑफ दैट नाउन एंड प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन के पहले आया हुआ एक वर्ड जो अलग, एक वर्ड नहीं, वर्ड या वर्ड का ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड, जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो बाकी सेंटेंस से उसका रिलेशन बताता है। बट अगर मैं कहूँ, या फिर प्रीपोजिशन के लिए भी कहा जाता है प्री पोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब जो आकर पोजिशन बताए। तो एट है बिकॉज बहुत डिटेल, जब हम बहुत सारे प्रोपोजिशन ऐसे करेंगे जिसमें आपको मैं बार बार दिखाऊंगी कि इसमें कहाँ फिट हो रहा है, कहाँ ये सिर्फ आके पोजीशन बता रहा है। एट 7 o'clock कहाँ ये पोजीशन बता रहा है, ये तो टाइम बता रहा है ना। तो एक छोटा सा
सिंपल प्रिपोजिशन का पार्ट भी अपने आप में कवर, ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी। अब आपको प्रिपोजिशन हलवा लगेगी, क्योंकि हमारा वर्ड्स का जितने भी प्रिपोजिशन देखोगे वो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में या जो रिलेशन दिखा रहे होंगे रेस्ट ऑफ द वो सेंटेंस में, वो हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने बोला इन, तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो किसी भी रूम के, अगर मैं इफ आई सेड इन रूम, तो रूम के अंदर तुरंत आपको दिमाग आपकी इमेज के फॉर्म में ले जाएगा। ये होता है पर्पस ऑफ अ लैंग्वेज, इसलिए प्रपोजिशन हम यूज करते हैं। जब मैंने कहा इनटू द रूम, तो इन के साथ टू जो यूज होता है, टू एक डायरेक्शन दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो प्रपोजिशन इसीलिए इतना वेरी करता है कि जब हमें दिमाग में दूसरे की ये इमेज क्रिएट करनी होती है कि कुछ तो जा रहा है रूम के अंदर, कोई जादू जा रहा है या जादू बकेट के अंदर जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ ये नहीं बताना है कि अंदर है, बल्कि आपके दिमाग में एक एनेस्थेटिक इमेज क्रिएट करनी है कि समथिंग इज मूविंग इनसाइड। तो इसलिए टू डायरेक्शन को दिखा रहा है, इन अंदर जाने को दिखा रहा है, तो टुगेदर दे शो दैट मूवमेंट समथिंग इज गोइंग ऑन। इस समय आपके दिमाग में स्टैग्नेंट इमेज नहीं बनेगी कि कोई रूम के अंदर है, स्टैटिक इमेज, स्टैग्नेंट इमेज बनने की जगह पे एक मूवमेंट क्रिएट करेगा। एंड दिस इज द मैजिक ऑफ प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन का मैजिक होता है, ये प्रपोजिशन ही कर पाता है जो आपके दिमाग में उस सेंटेंस में जो बात हो रही है उसमें कैनेस्थेटिक मूवमेंट प्रोवाइड करने का। गॉट दिस पॉइंट? अब आपको हर प्रपोजिशन बहुत इजी लगेगी। जब मैंने कहा ऑन द सर्फेस, तो जैसे ही सरफेस के बारे में बात की जाएगी, तो ऑन का डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, टाइम प्लेस हर जगह पर जैसे ही यूज होना शुरू होगा, आपको समझ में आने लगेगा व्हाई एग्जैक्टली दिस प्रपोजिशन हैज बीन यूज्ड इन पर्टिकुलर सेंटेंस। वो ही प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस में इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये रीजन है, ये आपको इजीली समझ में आने लगेगा। जैसे मैंने बोला ऑन द टेबल, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ऑन द टेबल, आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनी आप समझ में आएगा। आपको ऑन का मतलब टेबल के ऊपर होता है, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। या बहुत सारे आज के टाइम में होता है कि बॉल को रख के ऑन टेबल के ऊपर रख के, साइड में रख के, 10 जगह रख के आपको प्रिपोजिशन बता दिया जाता है। बट एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ the on is to show the relationship between the table and wall at the same time वो सरफेस को टच कर रहा है। ये इमेज आपके दिमाग में बनाने के लिए या इस तरह के प्रपोजिशंस का यूज किया जाता है। तो होप सो ये बात, इतनी चीजें समझ में। अब हम इसको डिकोड करेंगे। ये तो हो गया बेस जो हम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि एक छोटा सा इंट्रो लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। अभी इसका और भी एक्सपेंशन है। अभी मैं जितनी क्लासेस, एक दो क्लासेस में जितना कंबाइंड होगा उतना मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग विद, जैसे कि ये कंप्लेन रहती है कि मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। द रीजन बीइंग इज कि मैंने बहुत नोट्स मेकिंग में जो जिस तरह से फॉर्मेशन, जिस तरह से मैं चाह रही हूँ सर्व करना, उस तरह से नोट मेकिंग बहुत टाइम टेकिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरा पर्पस है कि सारे एग्जाम के को इंक्लूड करूं। बट द रियलिटी इसमें इस दौरान इस जो इतना लंबा ब्रेक आया था, उस दौरान मेरे लैपटॉप में क्या इशू हुआ, उसने बैकअप नहीं रहा उसके। तो जितने भी नोट्स मैंने प्रीवियसली बनाए थे वो सब चले गए हैं, वैनिश हो गए हैं। तो नाउ आई नीड टू रीड आउट अगेन, मेक नोट्स अगेन एंड देन कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ ये डॉक्यूमेंट्स। उसमें मुझे बहुत लंबा टाइम लग जा रहा है अलॉन्ग विथ ऑल अदर्स थिंग्स टू, और भी चीज़ों के साथ। इस वजह से क्लासेस रेगुलर अभी नहीं हो पा रही हैं, बस थोड़ा और टाइम लगेगा टू फॉर्मेट एवरीथिंग। मैं हर चीज़ जल्दी से ही जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि बना के रख लूँ, ताकि फिर हम लोगों की जो कॉन्टिन्यूसली लाइव क्लासेस चलेंगी उसमें ब्रेक ना आए। अब हम बात करते हैं। सो इसमें भी ये हुआ था कि मैंने इसको पूरा एक्सटेंशन किया था इसका, लेकिन ये भी अभी इसमें ये भी अपना वैनिश हो गया अदर चीज़ें, इसलिए मैं अभी यहाँ जितना अवेलेबल है वो बता देती हूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग हम आगे ऐड करेंगे। अब देखते हैं, मैंने पहले भी आपसे इस बारे में बोला था कि प्रिपोजिशन का काम क्या होता है। पंडित जी जो रिलेशन बता देते हैं कि नाउन एंड प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्यों आया है, क्या इसका मकसद है। ठीक है, अब ये फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन मतलब फॉलो, यानी ये इनके रोमियो जूलियट है, नाउन और प्रोनाउन। फॉलोड बाय का मतलब क्या होता है पता है, ये
नाउन और प्रोनाउन इसको फॉलो करते हैं, इसके पीछे आते हैं, इसका मतलब वो उसके रोमियो एंड जूलियट हो गए। तो रोमियो जूलियट कौन होंगे? नाउन एंड प्रोनाउन ही आ सकते हैं। रिमेंबर, ओनली नाउन एंड प्रोनाउन ही आ सकते हैं, क्योंकि नाउन ही प्रोनाउन का ही तो हम रिलेशन बताएंगे ना कि ये सेंटेंस में क्यों आया है, इसलिए ये नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है, या नाउन एंड प्रोनाउन इसको फॉलो करता है। इतना समझ में है? तो ये फॉलो कौन कर सकता है? नाउन एंड प्रोनाउन कर सकता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, यहीं से एरर डिटेक्शन में आपको फंसाएगा कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब कभी नहीं आता है। वर्ब कभी नहीं आता है, फिर देखेंगे आईएनजी फॉर्म आपको मिलेगा बहुत जगहों पर। तो वर्ब का जो फाइनाइट फॉर्म होता है, वर्ब के जो फॉर्म वाले सेक्शन करेंगे उसमें आप देखोगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। तो जो फाइनाइट फॉर्म होता है, अभी हम शॉर्ट में बता देंगे जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे, अभी हम एक सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं। जो फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो कभी भी प्रपोजिशन के साथ नहीं आता है। इनफाइनाइट का कौन सा पार्ट आता है, कैसे आएगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा, और जीरेंट फॉर्म यूज किया जाएगा, जो आईएनजी लगा के यूज किया जाएगा, वो सब कैसे होगा, और इसके साथ ही ये सब, चलिए अभी इसको कर लेते हैं, फिर हम इसको डिटेल में वहां बता देंगे। पहले इतना समझिए, एक पार्ट समझिए, प्रिपोजिशन का काम एक पंडित जी की तरह होता है। ये नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है, या इट इज फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, या नाउन एंड प्रोनाउन इसको फॉलो करते हैं, और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का रिलेशन बताता है नाउन एंड प्रोनाउन से, ठीक है। लेकिन ये कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता है। किस कंडीशन में वर्ब को फॉलो करेगा हम आगे देखेंगे। इतना जानने के बाद हम देखेंगे कि जो ये नाउन प्रोनाउन जो जो उसको फॉलो कर रहे होंगे वो इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो अब दिमाग में ये रखिएगा, जो इसके रोमियो होंगे, ये प्रपोजिशन एक फीमेल है, जूलियट है, और उसको उसका पीछे करने वाले दो रोमियो हैं, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन, और ये नाउन एंड प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे सूरज का चक्कर लगाने के लिए जो भी प्लैनेट उसका को उसको उसका चक्कर लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, वैसे ये भी उसको फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाई नाउन प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इतनी बात होप सो समझ में आ गई है। लेकिन कभी कभी प्रपोजिशन अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड टिपिकल पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन। कभी बिगनिंग में आ जाता है, कभी बीच में आ जाता है, और कभी एंड में आ जाता है। तो ऐसी क्या कंडीशन, क्या मजबूरी रहती होगी प्रपोजिशन की कि वो अपनी जगह बदल लेता है, ये हम इस सेक्शन में देखेंगे, टिपिकल पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन। अब इसके बाद कई तरह के टाइप ऑफ प्रपोजिशन देखेंगे, बस यही सबसे लंबा सेक्शन होता है। एक सिंपल होता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और फ्रेजल होते हैं, और जब दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, ये सब चीजें हम आगे 4 तरह के प्रपोजिशन के टाइप वहां पर हम लोग कर लेंगे। तो होप सो ये सेक्शन अभी आपको समझ में आया। अभी मुझे जरूरी काम से जाना है, तो इसे हम यही एंड अप करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ ही नेक्स्ट में इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके फिर हम इसको रेस्ट ऑफ द थिंग वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेक्शन। होप सो समझ में आया हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।